चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस जो है ना, क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन स्टार्ट करते हैं आज। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद जितने भी आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं और बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक उसको जो है ना कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी जो है प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है साइंस में वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। देखिए इस चैप्टर में क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपका पहले से पढ़ा रखा है, ठीक है, वो आप 7, 8, 9, 10th में मोस्ट ऑफ द टॉपिक पढ़ रखे हो। बस इसमें कुछ ऐसे नए टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपको समझना है, बाकी सब आपको पहले से पढ़ा है। जिसको अगर मान लीजिए जो 9th में बहुत कम पढ़ा हो या बिल्कुल ना भी पढ़ा हो साइंस में, उसको भी ये लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, और जो अच्छे से पढ़ा उसको तो और भी जो है सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसको एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे, जहाँ तक कि जो कि आपका आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उस तरह के लेवल से हम आपको सारे टॉपिक्स भी बताएंगे। एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए, तो सबसे फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, गैसियस स्टेट में होता है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या है, गैस है ना, तो ये गैसियस स्टेट में है। ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी गैसियस स्टेट में है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में दोनों मिलते हैं, लेकिन जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, H2O, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा ना, क्या बना, वाटर बना। और वाटर क्या होता है, कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे गैसियस स्टेट था और यहाँ पे जो सब्सटेंस बना वो बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बना और नए प्रॉपर्टीज के साथ बना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, यही प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में? जैसे देखिए मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं, कहने का मतलब है अगर इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं ना, ठीक है, मैग्नीशियम ले लो, इस पे ये जो टॉपिक है ना, इस पे एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि बोर्ड में आता है, ठीक है। अभी पहले बेसिक एग्जांपल समझिए, उसके बाद वो टॉपिक पे आएंगे। यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपका जो है ना ये सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन होगा, पाउडर फॉर्म में ऑब्टेन होता है बर्न करने के बाद, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम जो था वो कौन से स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। ऑक्सीजन ऑब्वियसली ये गैस है तो गैसियस स्टेट में ही होगा। अब जब देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ये अलग सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ और नया सब्सटेंस जो है वो नए प्रॉपर्टीज के साथ भी आया। इसमें अलग जो है ना, इन सबसे अलग प्रॉपर्टीज होंगे, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आप जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हो कि दो। अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, जैसे देखो ये आपका हो गया मैग्नीशियम, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, ये आपका बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में ही ऑब्टेन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उसको कहते क्या है वो पहले समझ लेते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रिएक्टेंट, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं इसे, ठीक है। और जो ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। एज अ रिजल्ट के फॉर्म में जो सब्सटेंस मुझे मिलता है, नया सब्सटेंस मिलता है जिसका फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के बाद, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, दोज केमिकल सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, ठीक है, क्लियर है। देखिए अभी तक बेसिक कुछ नहीं है, एक केमिकल रिएक्शन का आपको डेफिनेशन याद रखना, अब याद तो रखना नहीं है, बहुत आसान से सरल से जो है लैंग्वेज में हम आपको बता दिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रोसेस, ठीक है। किस चीज़ का प्रोसेस है, तो दो अलग अलग या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ,
ठीक है, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल आप बहुत सारा ले सकते हो, कोई भी इक्वेशन, दो मॉलिक्यूल को या फिर ये जो है ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवा के आप नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करके दिखा दो। सिंपल सा, ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो है वो क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन में जो है ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। देखिए तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं, दो सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। ठीक है, वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है खुद को, वो रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, और जो एज अ रिजल्ट नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसे जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नया प्रॉपर्टीज के साथ में, वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक चीज और, अब आपका एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट एक्टिविटी दे रखा है। ठीक है, वो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है ना, हाँ ये देखिए एक यहाँ जो है ना इसको हीट दिया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देखिए फर्स्ट एक्टिविटी आपको क्या दे रखा है समझिएगा। ठीक है, बहुत आसान है और यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और वो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्या कहता है ना कि एक मैग्नीशियम रिबन आप लो। ठीक है, क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको बर्न कराना है और उसके बाद देखना है कि आपको कौन सा सब्सटेंस जो है ना वो मिलता है। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम जो था रिबन, मैग्नीशियम रिबन जो है ना वो आप ले लो। ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को आपने सॉलिड स्टेट में ले लिया। अब एक चीज़ याद रखना है, मैग्नीशियम जो है वो हाई रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम कैसा एलिमेंट है, तो वो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि नॉर्मल आप कहीं पे अगर रखोगे उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ना, तो वो फ्री स्टेट में रहने के कारण ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैग्नीशियम रिबन आप कहीं पे रखे हुए हो, ठीक है उसे, तो वो क्या होगा ना कि फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के साथ वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। और रिएक्ट कैसे होता है, तो ऑक्सीजन जो है ना वो मैग्नीशियम रिबन के, जैसे मान लेते हैं ये मैग्नीशियम रिबन है, तो इसके ऊपर में ऑक्सीजन जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है ना कि इस प्रोटेक्टिव लेयर को, ऑक्सीजन के इस प्रोटेक्टिव लेयर को यहाँ से, ठीक है, हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैंड पेपर का यूज करना पड़ेगा। सैंड पेपर से आप इसको रब करो। ठीक है, रब करने के बाद क्या होगा, इसका प्रोटेक्टिव लेयर हट जाएगा ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम रिबन से ऑक्सीजन का प्रोटेक्टिव लेयर वहां से रिमूव हो जाता है। देन उसके बाद फिर आप उस मैग्नीशियम रिबन को क्या करो ना कि टोंग्स के सहारे, ठीक है, टोंग्स से उसको पकड़ो। ठीक है, और उसके बाद एक बर्नर के पास लेके आओ, जहां पे बर्नर को ऑन कर दो और उसके पास उसको जलाओ। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम रिबन को जब एक टोंग्स के सहारे बर्नर के पास लाके जब जलाओगे ना, तो मैग्नीशियम जब बर्न कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो आपको सब्सटेंस मिलेगा ना जलने के बाद, ठीक है, जो एसिड्स मिलेंगे वो आपको वाइट कलर में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो अगर यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर से रिएक्ट करवा देते हो, ठीक है, जैसे मान लो वो पाउडर फॉर्म में मिला ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, वाइट पाउडर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और इधर में आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो थोड़ा रिलीज होगा। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बन जाता है। समझ में आया। तो अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो ये क्या है, ये एक बेस होता है। एसिड बेस के बारे में सेकंड चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। समझ में आया, क्लियर है। तो ये था वहाँ पे, बस देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स का बस ये क्वेश्चन बनता है ना कि हम क्यों जो है ना वहाँ रब करते हैं। ठीक है, जब ये मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं ना, तो उससे पहले उसको क्यों रब करना जरूरी है, तो बस उसका सिंपल सा आंसर हो जाता है कि वहाँ से ऑक्सीजन के प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं। अभी देखिए जहाँ से जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये जो टॉपिक है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ना बनते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से। देख लेते हैं, एक चीज पहले इसको समझिए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, तो बस ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्लास 10th में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो बस आपको जो है ना ये प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। यहाँ पे देखिए, जो आपको पढ़ने हैं वो क्लास 10th में वो बिल्कुल जो है ना 5 ही है। सबसे फर्स्ट जो है वो होता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और रिलीज भी बोल सकते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीज। ठीक है, गैस का रिलीज करना। तो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो देखिए कहने का मतलब ये है ना कि ये प्रॉपर्टीज पढ़ क्यों रहे, तो देखिए जो केमिकल रिएक्शन आप बहुत सारे पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन उसके पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना कि उस केमिकल रिएक्शन में ये इन पांचों में से कोई एक प्रॉपर्टी होगा ही होगा। ठीक है, इन पांचों में से कोई एक ना एक प्रॉपर्टी वो केमिकल रिएक्शन शो करेगा ही करेगा। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन में यही 5 प्रॉपर्टी में से कोई एक जो है ना परफॉर्म कर रहा होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो वो पांचों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके सारे डिटेल में एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड हो गया चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, थर्ड हो गया चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। ठीक है, और लास्ट वन जो है आपका वो है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जहां पे कि गैस का इवोल्यूशन होगा, रिलीज करेगा गैस। ठीक है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन अकर होने के बाद क्या करेगा, गैस का रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। अगर मान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी नहीं शो करता तो फिर सेकंड प्रॉपर्टी शो कर सकता है, जैसे कि चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का सबसे सिंपल सा एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों गैसियस स्टेट में है, लेकिन जब रिएक्ट करता है तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है वो टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। जैसे जब रिएक्टेंट है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहा, और जब वो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा ना, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, टेम्परेचर में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कभी थोड़ा जो है वो हीट वहाँ पे जो है रिलीज कर देगा, या फिर उसको हीट चाहिए। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की तरह। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं कि उसके पहले जो है ना रिएक्टेंट का कलर कुछ और होता है, और उसका प्रोडक्ट जब बनता है तो प्रोडक्ट बनने के बाद केमिकल रिएक्शन का कलर जो है वो कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गया। लास्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस जैसे कुछ सॉल्यूशन जो है ना वो क्या होते हैं, कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि कुछ सॉलिड पार्ट्स जो होते हैं वो बॉटम लेयर में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्यूशन से, बस उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। और वही प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब एक एक कर करके जो है ना इन सारे 5 को पढ़ते हैं और सारे के एग्जाम्पल और इक्वेशन के साथ में समझते हैं। ठीक है, चलिए इवोल्यूशन ऑफ गैस में देखिए समझते हैं ये कैसे प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल्स, सॉलिड स्टेट में जिंक ग्रेनुअल्स ले लेते हैं। जिंक ग्रेनुअल्स कहने का मतलब कि जिंक के छोटे छोटे से पीसेस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपका एक्वस होगा, और एक्वस भी होगा तो कैसा होगा, डाइल्यूटेड एसिड होना चाहिए। ये बताते हैं डाइल्यूटेड का मतलब होता क्या है। ठीक है, पहले समझो, देखो क्या करना है ना, पहले आप इधर में समझो कि एक आप बेकर ले लो, कंटेनर ले लो। ठीक है, और उस कंटेनर में छोटे छोटे से, ठीक है, जिंक के ग्रेनुअल्स कुछ ले लो आप, छोटे छोटे से जिंक के ग्रेनुअल्स ले लो, जिंक के छोटे छोटे से पीसेस ले लो आप। ठीक है,
और देन उसके बाद उसमें क्या करो ना कि आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें ऐड करो। क्या करो? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप इसमें ऐड करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ठीक है। तो देखो डाइल्यूट का मतलब होता है ना, डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें कि वाटर का क्वांटिटी जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज अ कम्पेयर टू एसिड, ठीक है। वाटर का क्वांटिटी क्या होता है एज अ कम्पेयर टू एसिड, क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं, ठीक है। और कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो किसे कहते हैं, तो कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं जिसमें कि वाटर का अमाउंट जो है वो काफ़ी कम होता है एज अ कम्पेयर टू एसिड। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए सिंपल, अगर एसिड में पानी ज़्यादा है, ठीक है, अगर एसिड में वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर मान लो 5 ml आपने क्या किया एसिड लिया और उसमें 20 ml या 30 ml आपने वाटर ऐड किया, तो वो आपका डाइल्यूट एसिड बन जाता है, ठीक है, जो कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। लेकिन जो कंसनट्रेटेड एसिड है उसमें क्या है कि मान लो आपने 2 ml बस वाटर लिया है H2O, ठीक है, 2 ml या 5 ml, और वहाँ पे 10 ml या 20 ml आपने एसिड रखा है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वहाँ पे कंसनट्रेटेड एसिड बन जाएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, HCl जो डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किए कि जिंक के ग्रेन्यूल्स के छोटे छोटे से टुकड़े ले लिए और उसके बाद फिर एसिड जो है ना इसमें ऐड कर दिया। अब कुछ देर बाद क्या होगा ना कि यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद कुछ तो यहाँ पे दिखना चाहिए ना, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करना स्टार्ट करेगा और बनाएगा क्या, ZnCl और प्लस में हाइड्रोजन गैस का रिलीज, इवोल्यूशन, इवॉल्व कर रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया रिएक्शन, क्या करना था, जिंक ग्रेनुअल सॉलिड स्टेट में आपने लिया, HCl एक्वस जो था, ठीक है, डाइल्यूटेड एसिड, उसको आपने जिंक ग्रेनुअल से रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ पे जिंक क्लोराइड जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये जिंक क्लोराइड है, ठीक है। अब जिंक क्लोराइड जो है ये तो सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिल गया, इसके साथ में आप पता चलेगा कि यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। जब आप इस कंटेनर को, बीकर को टच करोगे ना, तो जैसे ही इसके बॉडी को टच करोगे तो यहाँ पे क्या हीट फील होगा, कैसा होगा, हीट फील होगा, थोड़ा गर्म लगेगा वो बीकर, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जाम्पल हो रहा है कि रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आ गए, पहली बात। दूसरा जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल तो क्लियर हो गया कि जिंक को क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, इवॉल्व करता है, रिलीज करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है ना कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ये आप कैसे बता पाओगे, टेस्टिंग अगर करना है हाइड्रोजन गैस का तो कैसे करोगे, तो इसका बहुत आसान है, ठीक है, समझिएगा। देखिए यहाँ बता देते हैं, वो फ्रेम से बाहर है, ठीक है। जैसे देखिए ये बेकर है और इस बेकर में आपने क्या किया, एसिड रखा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, लेकिन वो टेस्टिंग करना है, बताना है, कंफर्मेशन बताना है कि यह हाइड्रोजन गैस ही रिलीज कर रहा है, तो वो कैसे बताओगे आप, ठीक है। तो देखो सिंपल सा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता कैसे चलेगा, तो आपको क्या करना है ना, इसको कवर कर दो, ठीक है, और यहाँ से बस एक कॉर्क के सहारे एक स्ट्रॉ लगाओ, पाइप, ठीक है, एक स्ट्रॉ यहाँ पे लगाओ और देन इस स्ट्रॉ को जो है ना एक सोप सॉल्यूशन में, ठीक है, ये क्या है, सोप सॉल्यूशन है, ये आपका एक सोप सॉल्यूशन है, और ये सोप सॉल्यूशन में जो है ना, अब देखो यहाँ से कोई भी गैस अगर रिलीज हो रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, अगर कोई भी गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है तो ये तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, थोड़ा चेंजेस हुआ, और ये चीज़ पता है कि वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, पता है ना। तो यहाँ से जब कोई भी गैस है, चलो मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है, रिएक्शन के हिसाब से, तो यह हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, या कोई भी गैस इसके थ्रू यहाँ गया सोप सॉल्यूशन में। अब सोप सॉल्यूशन के पास आप एक जलता हुआ कैंडल लेके आओ, ठीक है, और यहाँ पे रखो कैंडल को इधर में, ठीक है, इधर में कैंडल को रखो। अब जैसे ही यहाँ पे कैंडल, जलता हुआ कैंडल लेके आओगे ना सोप सॉल्यूशन के पास में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा स्पार्क्स दिखेगा, ठीक है, बहुत सारा ऐसे लाइटनिंग की तरह स्पार्क्स होना शुरू करेगा और वो पॉपिंग साउंड करेगा। किस तरह का साउंड करेगा, पॉप साउंड करता है, किस तरह का, पॉप साउंड करता है। अगर ये साउंड हो रहा है, ठीक है,
क्योंकि यह हाइड्रोजन का ये प्रॉपर्टी होता है, हाइड्रोजन जब बर्न करता है ना तो वो पॉपिंग साउंड करता है। हाइड्रोजन गैस जब कभी भी बर्न करता है तो वो पॉप साउंड रिलीज करता है। तो अगर यहाँ पे पॉपिंग साउंड के साथ साथ स्पार्किंग हो रहा है, थोड़ा लाइटनिंग आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रहा है वो कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? ये आपका एनसीईआरटी में एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? देखिए जिंक को ऐड किया, जैसे एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम आप ले लो सॉलिड स्टेट और प्लस में HCl ले लो, एक्वस डाइल्यूटेड, और जब इसको रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, MgCl बनेगा और प्लस में फिर H2 रिलीज करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गया। देखो क्या करना है, इसको कैसे याद रखना है, बहुत आसान है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना जो है ना बहुत आसान है, बस इसको एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बहुत आसान है। देखो क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसके बाद सेकंड हो गया आपका चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, एंड द लास्ट वन फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, ये 5 होते हैं। अब देखो सारे कैरेक्टरिस्टिक से बस एक एक केमिकल रिएक्शन जो है ना आप याद रखो, ठीक है, और एक एक केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है, विद एक्टिविटी याद रखो। समझ में आया? अगर एक्टिविटी से एक रिएक्शन आप समझ गए तो फिर आप उससे 4, 5 या 10 रिएक्शन भी आप बना के शो करके दिखा सकते हो एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक रिएक्शन बस आप याद रखो, वो आपके लिए एनफ है। बस उसके साथ उसका जो है ना प्रैक्टिकल एक्टिविटी एक देख लो, समझ लो अच्छे से। समझ में आया? क्लियर है? चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल। आप यहाँ पे कोई और मेटल ले सकते हो, ठीक है, और उस मेटल को HCl क्या H2SO4 से भी आप यहाँ पे रिएक्ट करवा सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि HCl से ही रिएक्ट करवाना है। हाँ, एक चीज़ बस याद रखना है कि जो आपका एसिड होगा वो डाइल्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड मत ले लेना। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस कंप्लीट। नाउ द सेकंड। सेकंड तो काफ़ी आसान है, ठीक है। देखिए सेकंड क्या आपका चेंज इन स्टेट, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे हो गया, तो हाइड्रोजन ले लो आप जो गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन ले लो जो गैसियस स्टेट में है। अब जब ये रिएक्ट किया तो क्या बन गया H2O, ये कौन से स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट चेंज हो गया ना, जैसे ये गैस है और ये लिक्विड स्टेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, तो ये चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हो गया। समझ में आया? अब देखिए बहुत आसान है। देखिए अब जो थर्ड है वो आपका हो जाता है और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर ऐसा केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए जो कि चेंज वहाँ पे शो करता हो कि टेम्परेचर का चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उसका एग्जांपल आपका हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्विक लाइम कहते हैं। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म होता है तो इसके साथ जो है ना लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो क्या है क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड सब्सटेंस। अगर इसको नॉर्मल से भाषा में अगर समझा जाए तो सिंपल सी बात है कि जब आप चूना लेके आते हो ना, ठीक है, तो उस चूना को, ठीक है, मान लेते हैं कि चूना जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, और उस चूना में जब आप वाटर को ऐड करोगे तो उसके बाद वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और कुछ वेपर जो है ना वो निकलेंगे। वहाँ पे आप जब उस सॉल्यूशन में, ठीक है, जब आप हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा वो हाथ बर्न कर जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। समझ में आया? कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और इसको कहते हैं स्लेक्ट लाइम, इसको कहते हैं स्लेक्ट लाइम, ठीक है।
कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, क्विकलाइम को जब वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो स्लेक्लाइम का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी का वो रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर। पहले क्या था, पहले ये दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पे थे। ठीक है, जैसे इन दोनों का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उस सॉल्यूशन में हीट रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। हाँ देखिए, अब चेंज इन टेम्परेचर में आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। अभी इवोल्यूशन ऑफ गैस में बताए थे ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस में अभी जस्ट बताया था कि जिंक जब क्या है HCl से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे ZnCl का फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व करता है तो वो बीकर जो है वो क्या होता है, हीट कर जाता है। ठीक है, वो बीकर जो है वो कैसा फील होता है टच करने पे, उसका बॉडी थोड़ा हीट, गैसेस के कारण वो क्या हो जाता है, थोड़ा हीट हो जाता है। तो आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हो चेंज इन टेम्परेचर में। ठीक है, और मेन तो आपका ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट करवा रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रेसिपिटेट तो मैंने बता दिया ना कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट ऐसा, देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो सॉल्यूशन में जब सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाते हैं ना, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो सॉल्यूशन कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता और उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो बॉटम लेयर में जाके बैठ जाते हैं या उससे सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं और कंप्लीटली आपको वो दिख रहे होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वही जो वहाँ पे आपको दिखने को मिलता है ये प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी कहलाता है आपका प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल क्या हो जाता है, पोटेशियम आयोडाइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे किससे, सोडियम नाइट्रेट से, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे लीड नाइट्रेट से, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको पोटेशियम आयोडाइड लेना है और उसको लीड नाइट्रेट में जो है ना इससे ऐड करना है, रिएक्शन करवाना है। जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है लीड आयोडाइड बना लेगा। ठीक है, और लीड आयोडाइड बनाने के बाद ये पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया, क्या करेगा, ये पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। लीड आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड जो है वो लीड नाइट्रेट से जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद वो क्या करता है, लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट वहाँ पे आपका जो है मेन सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, और ये जो लीड आयोडाइड आपका, ये लीड आयोडाइड जो फॉर्मेशन होता है ना, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। येलो कलर का पीपीटी प्रेसिपिटेट जो है ना ये फॉर्म करता है लीड आयोडाइड। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। जहाँ पे पहले क्या था कि पोटेशियम आयोडाइड को आपने जब ऐड किया लीड नाइट्रेट से तो ये पहले कलरलेस होता है। ठीक है, पहले ये नॉर्मल कलरलेस होता है, जब इसको आप रिएक्ट करवाते हो ना तो उस सॉल्यूशन में आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, उस सॉल्यूशन में, और उसके बाद यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है आपका लीड नाइट्रेट। ठीक है, और ये जो है येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है और उसका नाम क्या है, लीड आयोडाइड। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल हो गया ना, इसको आप चेंज इन कलर में भी एग्जांपल में रख सकते हो। ठीक है, चेंज इन कलर जो आपका आखिरी वाला पढ़ना बाकी है प्रॉपर्टी, तो चेंज इन कलर में भी इसका आप जो है इक्वेशन का एग्जांपल लिख दोगे कि देखो पहले जो है लीड आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड एंड द लीड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, तो इसको रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है कौन, लीड आयोडाइड, और साथ में बाई प्रोडक्ट कौन बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में भी आप इसका एग्जांपल रख सकते हो। समझ में आया, चेंज इन कलर में भी आप इसका एग्जांपल यूज कर सकते हो। तो फिफ्थ आपका क्या हो गया, चेंज इन कलर।
समझ में आया? तो चेंज इन कलर में भी आप क्या करोगे, इसका एग्जांपल रख सकते हो जहाँ पे आपको पहले बता देना है कि ये कलरलेस है और देन रिएक्शन के बाद जो है वो क्या किसका फॉर्मेशन सॉरी कलर का जो है वो क्या कर लेता है, पहले कलरलेस होता है देन रिएक्शन के बाद में वो क्या करता है येलो कलर में चेंज हो जाता है वो सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आपका चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए पांचों प्रॉपर्टीज आपके कंप्लीट हो गए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक आपका है वो है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे देखिए चैप्टर का क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया क्या है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन विद न्यू प्रॉपर्टीज। इक्वेशन क्या कहलाता है, तो इक्वेशन कहलाता है जो कि सिंबॉलिक। ठीक है, जैसे देखो क्या है ना कि हम यहाँ पे लिखे कार्बन और प्लस में यहाँ लिख दिए ऑक्सीजन, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तो इस तरह से लिख दिए, ये आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन जो है ना ये केमिकल रिएक्शन हुआ, अगर इसका इक्वेशन लिखना हो तो क्या करते हैं, इसका सब जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सबके क्या होते हैं, एलिमेंट्स जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो सबके एलिमेंट्स के अपने स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो वो सिंबल से जो है ना हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये कार्बन है तो कार्बन को सी लिख दिए। ठीक है, ऑक्सीजन है तो O2, देन यहाँ पे CO2 बन गया। ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन हुआ ना, तो ये जो है ना यही कहलाता है आपका इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो वो एक प्रोसेस है। इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन ये होता है कि आप जिस एटम्स को या उस एटम्स या मॉलिक्यूल्स का सिंबॉलिक जो आप लिखते हो ना, ठीक है, किसी भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट आप लिखते हो तो वो आपका इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है केमिकल इक्वेशन। चलिए देखिए, तो आप देखते हैं केमिकल इक्वेशन कहते किसे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गए, उसका केमिकल रिएक्शन हो गया, उसका प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, सब सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, वो सब हमने देख लिया एग्जांपल के साथ विथ इक्वेशन के साथ। अभी देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिया कि एक प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक मेथड है। क्या है, एक तरीका है किसी भी चीज़ को। जैसे मान लो ना आपने केमिकल रिएक्शन लिखा, इतने सारे केमिकल रिएक्शन जो है ना मैंने लिखा। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। जैसे मान लो कि आपने ये कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन इस तरह से लिखा। ठीक है, और ये बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो मैंने वर्ड में लिखा ना इस रिएक्शन को। केमिकल देखो पहले समझ लो इस चीज़ को, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक बस प्रोसेस है जो कि दो सब्सटेंस या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिलके और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। अब देखो इक्वेशन क्या होता है, तो जैसे ये कार्बन है ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट किए और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किए। ठीक है, अगर मान लो कोई बड़ा सा रिएक्शन हो रहा है जिसमें बहुत अलग अलग से जो है ना केमिकल सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं, तो आप उसको कितना लिखोगे ऐसे स्टेट ये वर्ड में। ठीक है, तो इसलिए इसका एक जो है ना स्पेसिफिक मेथड होता है और वही मेथड को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, वो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जो है ना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जो होता है विथ सिंबल, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। मतलब सिंबल एंड फार्मूला के हेल्प से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सी होता है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2 होता है ना। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, CO2। तो इसको सिंबल में लिखना, सिंबल के हेल्प से और फार्मूला के हेल्प से जब इसको लिखते हैं ना, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? देखिए अब यहाँ पे जो है ना केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो पहले देख लेते हैं। सिंपल केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, बस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप जब यूज करते हो ना, हेल्प लेते हो किसका, सिंबल का और फार्मूला का, तो वही हो जाता है आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से, तो एक हो जाता है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
और दूसरा जो है आपका वो ये हो जाता है अनबैलेंस। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक हो जाता है आपका बैलेंस और दूसरा हो जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए दोज केमिकल इक्वेशन इन विच, समझिएगा, ठीक है, पहले डेफिनेशन इसका जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको जो है ना नॉर्मल लैंग्वेज में आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो दोज केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स आर बोथ साइडेड आर इक्वल। बोथ साइडेड कहने का मतलब है कि जैसे LHS एंड RHS नंबर जो है ना, जैसे मान लो आपको इक्वेशन लिख रहे हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हो गया CO2, तो ये आपका एरो के इधर में कौन सा साइड हो गया, ठीक है, लेफ्ट साइड में कौन सा हो गया, तो ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो CO2 है एरो के राइट में वो हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एटम का नंबर होता है ना वो आपका इक्वल होना चाहिए। समझ में आया, अगर इक्वल है तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये क्लियर बैलेंस है। जैसे कार्बन यहाँ पे कितने एटम है, एक एटम है, तो यहाँ भी कार्बन जो है वो एक ही एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में देख लो ऑक्सीजन क्या है 2 है ना, तो ये बैलेंस है। बैलेंस का मतलब समझ में आया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं दोज केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर इक्वल इज नोन एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस का क्या हो जाता है, सिंपल सा, जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं MgR+O2, ये जब रिएक्ट करता है तो बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का एटम कितना है, 1 है ना, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, सही है। ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन अकेला है, तो ये बैलेंस्ड नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल। समझ में आया, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, जहाँ पे कि आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर इक्वल। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में नंबर ऑफ एटम जो है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तो वो हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जहाँ पे आपका रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट के बीच में नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तो वो आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है, समझ में। बैलेंस का मतलब सिंपल सा कि LHS साइड में, ठीक है, LH लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स है ना, ठीक है, उतने ही आपके क्या होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे। समझ में आया, अगर है तो बैलेंसिंग है, अगर नहीं है तो अनबैलेंस हो गया। क्लियर है। देखो एक चीज़, जैसे आप लोगों को जो है ना ये यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे इक्वेशन आपको दे देंगे और उसके बाद बोलेगा कि उसको बैलेंस करो, तो वो बैलेंस कैसे किया जाता है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जहाँ पे आपको मोर देन 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे पूरे स्टेप के साथ मैं बता दूंगा। उसके बाद फिर कोई भी इक्वेशन आपको मिल जाए बहुत आसानी से आप क्या कर लोगे, वहाँ पे आपका फिर जो है ना बता देने के बाद वो लेक्चर के बाद फिर कोई भी क्वेश्चन आप बना लोगे बैलेंसिंग का। ठीक है, चलिए देखिए, तो बैलेंसिंग का आपको जो है ना स्पेशल लेक्चर मिल जाएगा जस्ट इसके बाद में। ठीक है, अभी देखिए, अब जो है ना एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए, ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है इंडोथर्मिक। ठीक है, एक होता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, दूसरा होता है इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक आपका हो गया जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा जो है वो होता है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में जो है ना, एक्सो का मतलब होता है आउट होना, ठीक है, एक्सो का मतलब होता है रिलीज आउट, ठीक है, और थर्मिक का मतलब हो गया हीट। इसका मतलब क्या होता है, हीट, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जो हीट को रिलीज करता हो, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हीट को रिलीज करता हो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हो गया ये इंडो का मतलब क्या होता है, इन होता है, क्या होता है, इन या इनटेक आप कह सकते हो, ठीक है, और ये थर्मिक का मतलब क्या हो गया, हीट हो गया।
समझ में आया? थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट होता है। तो अब देखो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, इसका सिंपल सा अगर डेफिनेशन लिखे तो ये क्या हो जाएगा, दोज रिएक्शन इन विच टेम्परेचर इज रिलीज्ड। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे क्या होता हो, टेम्परेचर हीट जो है वो रिलीज होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्विक लाइन को जब आप वाटर से रिएक्ट करवाते हो, वाटर ऐड करते हो क्विक लाइन में, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल 2। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज करता है, काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पे रिलीज करता है। ठीक है, तो अब देखो इस रिएक्शन में ये किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक का। मतलब इस रिएक्शन में क्या है, हीट रिलीज हो रहा है ना। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहते हैं, वैसे रिएक्शन जहाँ पे हीट क्या हो रहा हो, उस रिएक्शन से रिलीज हो रहा हो, बाहर आ रहा हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहते हैं, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये रिलीज है ना, रिलीज की जगह पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे केमिकल रिएक्शन में उस प्रोसेस में जो है ना हीट को एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है, अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो आपका हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो डेफिनेशन जो है वो मैं लिख देता हूँ, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे देखो एग्जाम्पल में आपका हो गया CaCO3। ठीक है, CaCO3 को जब आप ये करवाते हो, ठीक है, ये रिएक्ट होता है। CaCO3 को जब आप जैसे ही हीट देते हो तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2। ठीक है, और ये CO2 जो गैस है वो रिलीज हो जाता है। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये CaCO3 को हीट चाहिए होता है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया, और हीट एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, ये कंपाउंड जो है वो दो अलग अलग कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब किया हीट को। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, केमिस्ट्री में ये ट्रायंगल का मतलब, इसको जो है ना, इस साइन को, इस सिंबल को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो इसमें इस डेल्टा का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन के बीच में एरो के ऊपर में ये लिखा जाता है। ठीक है, ये कंडीशन शो करता है, कंडीशन बताया जाता है। ठीक है, कि रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हीट को जो है ना, हीट यहाँ पे दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में। समझ में आया? तो ये आपका सिंबल किसका हो गया, डेल्टा का। समझ में आया? ये ट्रायंगल नहीं, यहाँ पे इसको क्या केमिस्ट्री में बोला जाता है, ये डेल्टा होता है, और इसका मतलब क्या होता है, हीट होता है। क्लियर है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्लियर हो गया, सिंपल कुछ नहीं है। एक्सोथर्मिक का मतलब कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे आपका क्या हो, हीट रिलीज करता हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एंडोथर्मिक जहाँ पे केमिकल रिएक्शन में वो हीट को एब्जॉर्ब करता हो। समझ में आया? तो ये होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? अभी देखिए एक लास्ट जो है टॉपिक अभी बता देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में इसको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ना आप अच्छे से देख लेना, इसको समझा देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि कोई एक इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल सा आप ऐसे इक्वेशन लिख दिए। अब इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना कि हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम एक इक्वेशन को कैसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। यहाँ पे देखो जब इस इक्वेशन को आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा तो कुछ नहीं पता चल रहा।
कुछ भी नहीं पता चल रहा है ना, ठीक है। तो अब देखो किसी भी इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, जैसे कि मान लो कि मैं अगर उस इक्वेशन को 2-3 और तरीका जो है ना, यहाँ पे कुछ अगर इस इक्वेशन में मैं ऐड कर दूँ तो वो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ से इस इक्वेशन से हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। जैसे कि देखिए बताते हैं, CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, वो कौन से स्टेट में है, मतलब स्टेट तो 3 ही है ना, बेसिकली सॉलिड और लिक्विड एंड गैस, ठीक, यही 3 है। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, S मतलब सॉलिड स्टेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो मिलेगा वो किस स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। और ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलेगा वो किस स्टेट में मिलेगा, गैसियस स्टेट में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबका स्टेट लिख दिए, ठीक है। ये क्या मिला आपको, स्टेट मिला। अब ये तो स्टेट से थोड़ा तो पता चल गया ना, जैसे कि अच्छा ये जो है ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, गैसियस सब्सटेंस है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिला। अब देखो एक चीज़ और, अब यहाँ पे ये कैसे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया वो भी तो पता चलना चाहिए ना। जैसे अब ये सिंपल लिख दिए तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट खुद ब खुद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। इसको किसी के साथ कुछ रिएक्ट तो करवाना पड़ेगा ना, या कुछ अलग से इसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम डेल्टा देते हैं, डेल्टा कहने का मतलब है कि हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कंडीशन, क्या शो कर रहा है, कंडीशन। इस इक्वेशन में जैसे ये एक इक्वेशन है, एक नॉर्मल सा बस इक्वेशन था, ठीक है। इस इक्वेशन में पहले मैंने क्या ऐड किया, पहले यहाँ पे स्टेट, ठीक है, पहले क्या ऐड किया, स्टेट मैंने सबका अलग अलग लिख दिया, जिससे कि पता चल जाए कि कौन कौन से स्टेट में होगा, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो सॉलिड स्टेट में होगा, ये सॉलिड और ये गैस स्टेट में, ठीक है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हो तो वहाँ पे आप क्या होगा, जैसे मान लो H2 है तो ये गैसियस स्टेट है, तो यहाँ पे गैस लिख दो, ठीक है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, देन ये H2O बन गया, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में आ गया, लिक्विड। तो वैसे आप स्टेट लिख के बता सकते हो, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल गया, पता चला, ठीक है। अब ये दूसरा जो है वो कंडीशन, ये क्या है, कंडीशन से और पता चल गया कि अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट दिया जा रहा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कहीं से लेके आओ और उसको अगर हीट देते हो तो हीट देने के बाद वो कौन से फॉर्म में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में बाई प्रोडक्ट आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बता दिया, यहाँ से कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला ना, ये शो करने पे, ये बताने पे, तो ये ठीक है, ये क्लियर है। देखिए अब इसके बाद तो देखो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, ये तो समझाने के लिए हो गया। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि कैसे हम किसी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो 3 तरीके से किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया बाय इंडिकेटिंग, जैसे इसको जो है मैं यहाँ बता देता हूँ, पहले इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब देखो देखो 3 तरीके से जो है ना इस किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, ठीक है। मतलब उस इक्वेशन में जितने भी केमिकल सब्सटेंस है उसके स्टेट के साथ आप वहाँ पे बता के जो है ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप उसे ऐड कर सकते हो केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। सेकंड हो गया बाय इंडिकेटिंग टेम्परेचर, बाय इंडिकेटिंग टेम्परेचर, समझ में आया। सेकंड आप वहाँ पर टेम्परेचर को शो कर सकते हो कि कहाँ पे रिलीज हो रहा है, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, वैसे आप शो कर सकते हो। जैसे मान लो किसी रिएक्शन में क्या है, हीट चाहिए उस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो वहाँ पे फिर आपको डेल्टा का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई रिएक्शन होने के बाद जो है वो क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, तो वहाँ पर फिर शो करना पड़ेगा कि बाई प्रोडक्ट में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट है आपका बाय इंडिकेटिंग कंडीशन। कंडीशन कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, अब सारे केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद तो होते नहीं है, ठीक है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, केमिकल सब्सटेंस है, अब उसका केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जो है ना कुछ अलग से सब्सटेंस का जरूरत पड़ता है, जिसे कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे कैटलिस्ट का हेल्प लेना पड़ रहा है, ठीक है, कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे फिर आपको शो करना पड़ेगा कैटलिस्ट को, मतलब एक रिएक्शन लिखे और रिएक्शन के बाद जैसे ही आप वो कैटलिस्ट का नाम लिखोगे तो उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है आपका कंडीशन,
ठीक है। तो देखो किसी भी इक्वेशन को आप मोर इन्फॉर्मेटिव 3 तरीके से बना सकते हो। फर्स्ट आपका क्या हो गया, बाय इंडिकेटिंग स्टेट। जैसे सारे का क्या कर दो आप, जितने भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स हैं उसके स्टेट लिख दो, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सेकंड जो है बाय इंडिकेटिंग टेम्परेचर, आप क्या करो कि टेम्परेचर वहाँ पे बता दो, अगर एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, जो भी हो रहा है वहाँ पे आप थोड़ा शो कर दो, उसके बारे में बता दो, तो इक्वेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। और थर्ड है कि अगर कोई अदर सब्सटेंस बीच में केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो आपको लिख देना है, वो आपका कंडीशन शो करेगा। क्लियर है। जैसे एक चीज़ जैसे समझ लेते हैं, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है वो कोई सर्टेन टेम्परेचर पे ही होता है। जैसे मान लो कि मैंने CaCO3 का यहाँ पे एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो इसके लिए कोई सर्टेन टेम्परेचर नहीं दिया था, आप अपने हिसाब से जो है ना कुछ भी टेम्परेचर देके इसको रिएक्ट करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके लिए कि सर्टेन टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन अकर करता है। जैसे कि मान लो कि 373 केल्विन पे ही जो है ना कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, 373 केल्विन पे होता है, ठीक है। कुछ के लिए हो गया कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग से केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, अलग अलग से होते हैं और वहाँ पे उस केमिकल सब्सटेंस के हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। समझ में आया। तो वो आपको कहाँ शो करना होता है, कंडीशन में। 3 ही चीज़ आपको क्या कर सकता है, इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकता है। ये 3 स्टेप है, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, बाय इंडिकेटिंग टेम्परेचर एंड बाय इंडिकेटिंग कंडीशन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। बस एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा वो मिलेगा आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जहाँ पे बैलेंसिंग बताया जाएगा आपको। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अभी बता देते हैं। देखिए चैप्टर 1 जो है ना केमिस्ट्री का, वो बहुत आसान चैप्टर है। अभी तक मैंने कितना पढ़ाया था, अगर उसका सारे का अगर पूरा समरी एक रिकैप दे दिया जाए तो ठीक है। देखिए क्या है, केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना था। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो जस्ट एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस से हम किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और नए प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। उसके बाद 1-2 केमिकल रिएक्शन का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि 2 अलग अलग सब्सटेंस मिलके और एक नया प्रॉपर्टीज के साथ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वैसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये हो गया केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। केमिकल रिएक्शन के बाद फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि क्या क्या होते हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग अभी तक पढ़े थे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड द लास्ट वन चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट and the formation of a precipitate and the last one is evolution of a gas। ये 5 पढ़े थे ना, 5 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़े थे, ठीक है। पांचों के एक एक एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, और उसके इक्वेशन के साथ याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक के बाद फिर हम लोग पढ़े थे एक टॉपिक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, तो केमिकल इक्वेशन देखिए क्या है, केमिकल इक्वेशन जो है ना एक मेथड है, ठीक है। क्या है, मेथड है। केमिकल रिएक्शन को ध्यान से समझना, केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, केमिकल रिएक्शन उसको अगर हम सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से अगर उस केमिकल रिएक्शन को अगर हम शो कर रहे हैं तो उस मेथड को, उस तरीका को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आया। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को, मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन हो गया और प्लस में ऑक्सीजन हो गया और बनाया क्या, वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्ट करता है वो क्या बना लिया, वाटर बना लिया, ठीक है। तो ये वर्ड में हो गया ना, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, तो बस इसी का, जैसे मान लो ना कि फॉर्मूला के हेल्प से और सिंबल के हेल्प से, जैसे हाइड्रोजन है तो H2, ठीक है, और प्लस O2, तो यहाँ पे क्या बन गया, H2O। तो ये हो गया सिंबल, हाइड्रोजन का H होता है ना, ऑक्सीजन का O होता है, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लिया वाटर का H2O, ठीक है। तो कहने का मतलब केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को जो है ना शो करने का, किसके हेल्प से, तो सिंबल के, और उसके बाद फिर फार्मूला के हेल्प से अगर केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस तरीके को ही क्या कहते हैं, उसी मेथड को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, एक हो जाते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, दूसरा हो जाता है अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर इक्वल।
दोनों तरफ क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए, तो वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस किसको कहते हैं, जहाँ पे कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट में बिल्कुल बराबर ना हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जहाँ पे हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक जहाँ पे हीट जो है ना, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया, बस इतना था। ठीक है, बहुत आसान था, 5 मिनट में जो है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। अब उसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने के लिए है नहीं, जो मेन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए है वो यहाँ से है, और इसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, जो है यहीं पे पढ़ना है, इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बस पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग जो है ना आज बस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के सारे टाइप्स देख लेते हैं, और एक एक करके हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो होता है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड हो गया आपका डीकंपोजिशन, and the third one is displacement, displacement reaction. Fourth one is the double displacement. Double displacement reaction. And the last one, redox reaction. ठीक है, ये 5 आपको जो है ना यहाँ पे पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये 5 आपको पढ़ने हैं, और इन पांचों को जो है बिल्कुल अच्छे से डिटेल से, ठीक है, एक एक करके और बहुत डेप्थ में जाके अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जैसे देखिए फर्स्ट लेक्चर जो आपको मिला वो बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, और बेसिक क्या था, वहाँ पे जो आपको क्लास 10th में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, जो बनता है वो टॉपिक मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो वहाँ पे अब उसमें जो है अच्छे से बस एक बार आपको रिवाइज कर लेना, उसके बाद कुछ नहीं करना, बहुत आसान है चैप्टर। ठीक है, और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे बस थोड़ा सा जो है अगले लेक्चर को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अगर ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपके फर्स्ट चैप्टर से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है एक एक करके पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सारे टाइप्स को। ठीक है, चलिए।